The London Top Show is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लंदन टॉप शो। सबसे पहले देखते हैं दिन का वीडियो। एक तरफ से लीजिए, चलिए देखिए इधर लीजिए। बरंडा में लीजिए, बरंडा में देखिए, चलिए बरंडा में कैसे, बरंडा में लीजिए, वो बरंडा में विधायक जी, आपका क्या कहना है इन लोगों के बारे में जो ऐसे आए क्षेत्र से और खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है? देखिए, ये लोग शुक्रवार के दिन बेंगलोर से ट्रेन पकड़े हैं और आज ये लोग अररिया पहुंचे। अररिया से जोकीहाट करीब 8:30 बजे पहुंचे। इस ट्रेन की सूचना पूर्व से प्रशासन को आने की थी, इसके बावजूद भी करीब मात्र 100 लोग हैं ये लोग, और 100 लोगों को भी बिहार सरकार खिला नहीं पा रही है। और इन 100 लोगों को सिर्फ सूखा भात और नमक दिया जा रहा है, मुरही और पानी दिया जा रहा है। ये वीडियो बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शेयर किया है। राज्य से बाहर फंसे छात्र हों या मजदूर, इन्हें घर लाने में जितना खराब रिकॉर्ड बिहार सरकार का है उतना किसी का नहीं। मजदूर अपने काम करने की जगह छोड़कर आए ही इसलिए हैं कि खाने को नहीं मिल रहा। डरे हुए थे कि घर से दूर महामारी की चपेट में आ गए तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, इसलिए ये मजदूर हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल कर रहे थे। इस वीडियो में नजर आ रहे मजदूर किस्मत वाले थे। वो किसी ट्रेन या ट्रक की चपेट में आए बगैर घर पहुंच गए। घर जहां एक चावल पकाकर नमक और मिर्च के साथ खाने को दे दिया गया है। इन मजदूरों को अभी 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में बिताना है, जिसके बाद ये अपने घर जा सकते हैं। सोचिए, अगर स्वागत इस तरह से हुआ तो क्वारंटीन सेंटर में लोगों की सुध कैसे ली जाएगी। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू की ब्रांडिंग के इर्द गिर्द अपना प्रचार करवाते थे। बाहर वालों को लगता था कि बिहार को यकीनन एक दूरदर्शी नेता मिल गया। कहा जाता था कि लालू यादव के जंगल राज के बाद नीतीश कुमार का सुशासन वाला राज शुरू हो गया। कानून का राज, गरीब का राज। सब नेताओं के अपने अपने दावे और उन दावों के बरक्स भात नून और मिर्च खाती मजदूरों की तस्वीर है। इन तस्वीरों का एक सियासी पहलू भी है। बिहार में चुनाव होने हैं, इसलिए कभी पप्पू यादव कहते हैं कि हम जाके मजदूरों को ले आएंगे, कभी प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी ब्यूरोक्रेसी के जरिए दूसरे राज्यों में बसे बिहारियों का हाल क्यों नहीं लिया, कभी तेजस्वी यादव राजनीतिक हमले करते हैं। पर इनका काम है सरकार पर सवाल उठाना। खुद सरकार, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? अभी चुप है या तब चुप थे, या वो चुप्पी जानबूझकर हासिल की गई चुप्पी थी जब मुश्किल आई? सुशासन बाबू को बताना होगा, क्योंकि उनका बोलना बिहार की जनता के लिए बहुत जरूरी है। सरकारें हमेशा इकबाल और अकीदे से चलती हैं। भरोसा लोगों का उन पर बना रहे, ये बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं दिन की सुर्खी की तरफ। सोमवार को भारत में 4213 नए मामले रिपोर्ट हुए। भारत के लिए 24 घंटे में हुई ये अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इन नए मामलों में से 1943 अकेले महाराष्ट्र से थे। इन्हें मिलाकर भारत में कुल मामले हो गए हैं 67,152। इनमें से 20,917 ठीक हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा 2,206 पर है। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है गुजरात, जहां 8,000 से ज़्यादा मामले हैं। दूसरा अपडेट, दुनिया में अब तक कुल 41 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 14,12,000 ठीक हो चुके हैं। मौतें हुई हैं 2,83,000। चीन का वुहान शहर, जहां से ये सब शुरू हुआ, जहां संक्रमण की शुरुआत हुई, उस पर काबू पाया गया। ये खबरें आई, फिर खबरें आई कि लॉकडाउन उठाया गया। यहां से अब एक और कोरोना वायरस क्लस्टर मिलने की खबर आ रही है। इस क्लस्टर में 5 मरीज हैं जो एक ही आवासीय कंपाउंड में रहते हैं। एक और अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन को लेकर हुई मीटिंग से है। आज 5वीं मीटिंग हुई। पीएम मोदी के साथ इस बार गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल थी। तीसरा लॉकडाउन खुलने में 1 हफ्ता रह गया है।
इसलिए सरकार में कोरोना के खतरे के बीच अर्थव्यवस्था को खोलने के उपायों पर विचार विमर्श चल रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना और बंगाल ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि लॉकडाउन के बिना काम नहीं चल सकता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि रेड जोन के लोगों को ग्रीन जोन में जाने की अनुमति प्रदान न की जाए। उधर तमिलनाडु के सीएम पलानीस्वामी ने पीएम मोदी से आग्रह किया कि 31 मई तक रेल और हवाई यात्रा को मंजूरी न दी जाए। एक और अपडेट केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से है। लगातार हादसों में मजदूरों के मरने की खबरें आने के बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को एक खत लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि मजदूर सड़कों और रेल की पटरियों पर ना चलें, क्योंकि इनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें और बसें इनका इंतजाम कर दिया गया है। राज्यों को चाहिए कि जहां मजदूर मिलें वहां इन्हें खाना पानी देकर रोक लें जब तक इन्हें श्रमिक ट्रेनों या बसों से भेजने की तैयारी नहीं हो जाती। सचिव साहब की मंशा अच्छी है, लेकिन ये जान लीजिए कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ट्रेन में चढ़ पाने की स्थिति में है 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर नहीं निकलता। लोग सड़कों और रेल की पटरियों पर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि लाख आवेदन देने के बाद भी उन्हें ट्रेन में जाने नहीं दिया जा रहा। कहीं पहचान पत्र न होने के चलते लौटाया जा रहा है तो कहीं पैसे ठग लिए जा रहे हैं। एक और आपको आप बीती बता देता हूँ। कल एक पुलिस वाले भाई साहब मिले, नाके पर थे। पता चला कि हम प्रेस से हैं तो बोले कि आप कुछ कहिए सरकार से। हमने कहा क्या कहें? बोले लोग 50-50, 60-60 किलोमीटर पैदल चलकर आते हैं नाके तक, हम कैसे उनको लौटा दें? 8 साल 10 साल के बच्चे पैदल चल रहे हैं, ना हमारी ये सहूलियत है कि हम उनको भोजन दे सकें। सरकार कहती है रोक दो, रोक के वापस करें तो और क्रूरता लगेगी कि वापस 60 किलोमीटर जाओ। तो जो सरकारी अमले के लोग हैं उन्हें भी स्पष्ट निर्देश मिले, उन्हें सहायता मिले, एक पूरी मैकेनिज्म बनाई जाए, बसों की सब चीज़ों का नेटवर्क बनाया जाए, ग्रिड बनाई जाए। ये बड़ी राष्ट्रीय आपदा है, इसके लिए बड़े और समुचित और सबके सुगठित प्रयासों की ज़रूरत है। अब उस सुर्खी पर बात कर लेते हैं जिसको लेकर सोशल मीडिया पर हमारे बुंदेली लहजे में कहें रौतेरा मचा हुआ है। हमको भी खूब सारे लोग टैग कर रहे हैं इनबॉक्स में। इंस्टाग्राम ग्रुप बॉयज लॉकर रूम। हंगामा इस बात पर हुआ था कि इस ग्रुप पर अश्लील बातें होती हैं, लड़कियों के रेप की प्लानिंग होती है। दिल्ली पुलिस की जांच में अब सामने आया है कि गैंगरेप की प्लानिंग वाली बात इस ग्रुप पर हुई ही नहीं थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक नाबालिग लड़की ने फर्जी आईडी बनाकर एक लड़के से गैंगरेप वाली चैट की थी। ये बातचीत मार्च के महीने की थी। केवल 2 लोगों के बीच चैटिंग हुई थी, वो भी स्नैपचैट नाम की सोशल ऐप पर, इंस्टाग्राम पर नहीं। पुलिस के मुताबिक लड़की ने सिद्धार्थ के नाम से फर्जी अकाउंट बनाया। वो अपने दोस्त के कैरेक्टर के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए उसने गैंगरेप की बात छेड़ी, लेकिन लड़के ने इनकार कर दिया। लड़का और लड़की एक दूसरे को पहले से जानते थे। ये बात सामने आने के बाद से सोशल मीडिया पर कई लोग उस पूरे विमर्श को खारिज करने में लगे हुए हैं जो बॉयज लॉकर रूम के बहाने शुरू हुआ था। यौन हिंसा और उसे बढ़ावा देने वाली प्रवृत्ति कोई पहली बार हमारे सामने नहीं आई। ये चीज़ें हमारे समाज के कुछ स्याह कोनों में लंबे वक्त से होती आई हैं। इन पर लगातार बात होनी चाहिए। जहां पर लल्लन टॉप तथ्यात्मक रूप से गलत होगा वो अपने आप को सही करेगा, जैसे इस अपडेट के साथ किया। लेकिन इन बातों की आड़ लेकर कोई ये कहे कि हमारे समाज में जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यौन हिंसा नहीं है, इस पूरे आंदोलन को, इस पूरी जागरूकता को खारिज करे, तो मैं उनसे क्या ही कहूँ। कभी भी पूरी ईमानदारी के साथ अपने व्हाट्सएप, अपनी सोशल मीडिया फीड पर आने वाले जोक्स की भाषा पढ़ लीजिएगा, जो वीडियो सर्कुलेट होते हैं, जो वीडियो किसी के एकांत को धता बनाते हुए रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो वीडियो किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हुए फैलाए जाते हैं, जो वीडियो कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती करते हुए बनाए जाते हैं, वो नए नहीं हैं। हम कितने ही उदाहरण देख चुके हैं। इसलिए इस कोरी लफाजी से बचिए। आदमी और औरत इस देश में बराबर हो जाएं और जेंडर को लेकर डिस्कोर्स किसी नए डोमेन में जाए तो हमसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। लेकिन तब तक लगातार बात करनी होगी। आखिरी सुर्खी आज के शो की मौलाना साथ से जुड़ी हुई है। इसको लेकर भी खूब रौतेरा मचा वीकेंड पर। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित आलमी मरकज बंगले वाली मस्जिद में मार्च के महीने में तबलीगी जमात का कार्यक्रम हुआ। देश दुनिया से लोग जुटे। दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए लोगों के जुटने पर पाबंदी लगाई, तब भी कार्यक्रम चलता रहा। फिर देश के अलग अलग हिस्सों से कोरोना संक्रमण के सैकड़ों मामले सामने आए जिनका संबंध तबलीगी जमात से था। जमात के मुखिया से प्रशासन खासतौर पर नाराज था क्योंकि सोशल मीडिया पर उनकी एक ऑडियो क्लिप वायरल हो गई थी जिसमें वो कथित तौर पर तबलीगी के सदस्यों से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन न करने की हिदायत दे रहे थे।
इस क्लिप का जिक्र अपनी शिकायत में खुद निजामुद्दीन पुलिस थाने के एसएचओ मुकेश वालिया ने किया था। फिर इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि मौलाना साद वाली क्लिप डॉक्टर्ड हो सकती है। यह एक संभावना है, सत्य भी हो सकती है, असत्य भी। साथ ही भाषा में एक थ्योरी दी गई, हाइपोथेसिस, कि कई छोटी छोटी ऑडियो क्लिप्स को जोड़कर शायद एक क्लिप बनाई गई है, फर्जी है। फिर यह अपडेट भी आया अखबार की तरफ से नहीं, अलग से, कि यह क्लिप सबसे पहले तबलीगी जमात के प्लेटफॉर्म्स पर ही अपलोड की गई थी, बाद में हटा ली गई। 9 मई 2020 को इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अपनी वेबसाइट पर तबलीगी एफआईआर पुलिस प्रोब इंडिकेट साद ऑडियो क्लिप वॉज डॉक्टर्ड शीर्षक से खबर छापी। सूत्रों के आधार पर दावा किया कि वायरल हुई क्लिप में मौलाना साद के तकरीबन 20 बयानों को एडिट करके लगाया गया और आगे की जांच के लिए ऑडियो क्लिप्स को फॉरेंसिक लैब भेजा जा रहा है। लेकिन फिर दिल्ली पुलिस का जवाब आया। दिल्ली पुलिस ने 2 ट्वीट करके रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से गलत और काल्पनिक तक बता दिया। 10 मई को अखबार ने अपने प्रिंट एडिशन में पुलिस का जवाब छापा, साथ ही यह भी कहा कि अखबार अपनी खबर पर कायम है। फिर 10 मई की शाम को दिल्ली पुलिस ने अखबार को मेल करके खबर करने वाले रिपोर्टर महेंद्र सिंह मनराल को समन भेजा। इनके समन के मुताबिक मनराल को जांच में सहयोग करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने को तैयार रहने को कहा गया है। इस मामले में जो भी आगे अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में आज फिर बात कोरोना संक्रमण की ही होनी है, लेकिन आज हम एक बहुत साधारण से सवाल पर विचार करने वाले हैं कि देश में फिलहाल चल क्या रहा है। 5 मई पहला दिन था जब भारत में 24 घंटों के भीतर 3000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए। तब से देश में सामने आ रहे मामलों की संख्या पर गौर करिए। 5 मई को 3875 मामले, 6 मई को 2680, 7 मई को 3561, 8 मई को 3390, 9 मई को 3320, 10 मई को 3277 और 11 मई को 4213 मामले। ये गिनती 5 मई से इसलिए भी शुरू होती है कि इस दिन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा था कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन माने एक ऐसी स्थिति जहां यह मालूम करना संभव नहीं होता कि मरीज को इन्फेक्शन किससे मिला। यह संक्रमण का तीसरा चरण होता है और ऐसे में संक्रमण को काबू करना मुश्किल हो जाता है। द हिंदू ये एक अखबार है, इसमें 11 मई को छपे संपादकीय में इस बात का जिक्र है कि 28 मार्च को स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में लिमिटेड या सीमित कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने की बात स्वीकारी थी। तब कितने मामले सामने आते थे? 27 मार्च को 30, 28 को 185 और 29 को 115। और इन दिनों कितने मामले सामने आ रहे हैं? हमने आपको बताया, रोजाना 3000 से ज्यादा मामले। और सरकार के कहे मुताबिक अगर भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी भी नहीं हो रहा है तो सरकार को इन सभी मामलों में संक्रमण के स्रोत की सटीक जानकारी मिल रही होगी। लेकिन क्या यह संभव है? इसका जवाब हां या ना में देना मुश्किल है। लेकिन थोड़ा पीछे जाने पर हमको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रैंडम सैंपलिंग की रिपोर्ट्स मिलती हैं। 9 अप्रैल को ICMR ने सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी कि SARI के मरीजों पर एक शोध के नतीजे जारी किए थे। नतीजे देखकर मीडिया ने छापा कि 15 राज्यों के 36 जिलों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका है, क्योंकि ICMR के शोध में SARI से पीड़ित 102 कोरोना मरीजों में से 40 मरीजों की कोई ट्रैवल या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं थी। 59 और SARI मरीज जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उन्हें लेकर एक्सपोजर डेटा नहीं मिला था। मतलब ये मालूम नहीं चल पा रहा था कि इन्हें संक्रमण कहां से मिला और ये किनके संपर्क में आए। और तब भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने यही कहा था कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। अब इस बात की तुलना हम द हिंदू के संपादकीय में छपे अमेरिका के उदाहरण से करें। अमेरिका ने 26 फरवरी को ही अपने यहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात स्वीकार कर ली थी। तब अमेरिका में सिर्फ 60 मामले थे। कैलिफोर्निया में जब पहला ऐसा मामला मिला था जिसकी कॉन्टैक्ट या ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात स्वीकार कर ली गई थी। तो भारत इसमें इतना वक्त क्यों ले रहा है? संक्रमण के नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी नियमित रूप से 100 के आसपास रोजाना का जा रहा है। इसकी एक वजह हो सकती है कि सरकार नहीं चाहती कि लोग डर जाएं, लेकिन लोगों को डर से बचाने का ज्यादा कारगर तरीका है जानकारी और फैसलों को लेकर पारदर्शिता बरतना। आप पूछ सकते हैं कि बस एक नाम दे देने से संक्रमण पर क्या फर्क पड़ जाएगा, बात रहेगी तो वही, चाहे राम बुलाओ या श्याम। तो इसका जवाब यह है कि संक्रमण और उसके चरणों का वर्गीकरण बड़े सोच समझकर किया गया है, ताकि लोग और लोगों का ध्यान रखने वाली सरकार समझ सकें कि वो किस तरह की मुसीबत से निपटने उतरी है। सरकार अब जाकर 75 हॉटस्पॉट जिलों में एक और स्टडी करवा रही है, ताकि ये मालूम चले कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन है कि नहीं।
वैसे आईसीएमआर ने मार्च के दूसरे हफ्ते में ही कह दिया था कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन को टालना संभव नहीं है। और पारदर्शिता की बात सिर्फ कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर नहीं है। भारत सरकार की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग करने वाले संयुक्त सचिव लव अग्रवाल लगातार ये कहते आए हैं कि सरकार की कोशिश है कि कर्व फ्लैट हो जाए, पीक आए ही नहीं। यहां भी मंशा तो अच्छी है, लेकिन फिर हमारे सामने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान आ जाता है। इंडिया टुडे से बात करते हुए डॉक्टर गुलेरिया ने कहा था कि भारत में पीक जून जुलाई के बीच आ सकता है। ऐसी स्थिति में भ्रम पैदा होता है। मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे हम ट्रेंड देख रहे हैं और जो मॉडलिंग डेटा आ रहा है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि जो हमने लॉकडाउन किया है उससे जो रैपिड स्पाइक था वो नहीं हुआ है। वी हैव टाइम टू प्रिपेयर एज फार एज हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर कंसर्न, बट केसेस आस्ता आस्ता जो बढ़ रहे हैं उसके लिए जो प्रेडिक्शन है वो यही है कि समवेयर अराउंड जून एकदम केसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे और उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। सरकार ने पहले चेन तोड़ने की बात की, फिर सारा विमर्श डबलिंग रेट पर आ गया। इस मामले में जरूर सुधार है, लेकिन नए मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं वो चिंता पैदा करता है, खासकर इसलिए कि अब लॉकडाउन में ढील दी जाने लगी है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन में ढील तब दी गई जब संक्रमण की दर नीचे आई, मौतें कम हुई। भारत में इसका ठीक उल्टा होते दिख रहा है। लॉकडाउन के दौरान तमाम सख्ती के बावजूद सरकार के अपने अनुमान गलत निकले। अप्रैल में राज्यों के मुख्य सचिवों से भारत सरकार ने अनुमान साझा किया था। उनके मुताबिक भारत 15 मई को 65,000 मामलों तक पहुंच सकता है। आप ये बुलेटिन 15 मई से 4 दिन पहले देख रहे हैं। इस बीच सरकार का एक और फैसला आया। सबसे गंभीर मामलों को छोड़कर कोविड-19 के मरीजों को डिस्चार्ज किया जा सकता है बिना टेस्ट के। अगर लक्षण नजर आना बंद हो जाएं और स्वास्थ्य ठीक रहे तो मरीज को घर भेजकर 1 हफ्ते आइसोलेशन में रहने को कहा जाएगा। सुनिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 मई को कन्फर्म कोविड-19 पेशेंट्स के लिए एक रिवाइज्ड डिस्चार्ज पॉलिसी भी जारी की है। यह मिनिस्ट्री द्वारा ऑलरेडी इशूड गाइडलाइंस जो कि हमारे 3 टियर कोविड फैसिलिटीज़ और कैटेगराइजेशन ऑफ पेशेंट्स बेस्ड ऑन क्लिनिकल सेवरिटी उसके साथ अलाइंड है। पहले जो क्राइटेरिया था कि या तो चेस्ट रेडियोग्राफ क्लियर होना चाहिए या 2 कॉन्जिक्यूटिव RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होने चाहिए, उसके भिन्न होते हुए नई डिस्चार्ज पॉलिसी के अनुसार जो केसेस जो कि माइल्ड हैं, वेरी माइल्ड हैं या प्री सिम्टोमेटिक केसेस हैं और कोविड केयर फैसिलिटी में एडमिट हैं, अगर सिम्टम की शुरुआत के 10 दिनों में उनको 3 दिन तक फीवर ना हो तो उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऐसे समय में डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिस्चार्ज के बाद भी 7 दिनों के लिए उन्हें होम आइसोलेशन का पालन करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो केसेस मॉडरेट हैं और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में एडमिटेड हैं, उनमें से जो पेशेंट 3 दिनों में रिजॉल्व हो जाते हैं जिनके सिम्टम, और जो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रहते हैं यानी कि जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन अबव 95% है, ऐसे पेशेंट्स को सिम्टम्स के 10 दिनों के बाद डिस्चार्ज किया जाएगा यदि वह पेशेंट उनको कोई फीवर ना हो विदाउट एंटीपायरेटिक, उनको कोई ब्रेथलेसनेस के सिम्टम ना हो और उनको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड ना हो। लेकिन इसके साथ ही वह मॉडरेट पेशेंट जिनको फीवर 3 दिन में रिजॉल्व नहीं होता और वह ऑक्सीजन थेरेपी पर कंटिन्यू करते हैं, इन केसेस में पेशेंट्स को तभी डिस्चार्ज किया जाएगा जब उनके क्लिनिकल सिम्टम रिजॉल्व हो जाएं और लगातार 3 दिनों तक ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करने की एबिलिटी हो। यह ध्यान देना चाहिए कि मॉडरेट संबंधित इन केसों में भी डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग की जरूरत नहीं होगी, लेकिन पेशेंट को डिस्चार्ज होने के बाद 7 दिन तक होम आइसोलेशन का पालन करना होगा। इसके साथ ही सीवियर केसेस और साथ में केसेस जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं जैसे कि HIV पेशेंट्स, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स, मैलिग्नेंसी एट्सेट्रा, ऐसे पेशेंट्स को तभी डिस्चार्ज किया जाएगा जब या तो वह क्लिनिकली रिकवर हो जाएं या उनके पेशेंट्स को RT-PCR के द्वारा नेगेटिव घोषित किया जाए। लॉकडाउन लगाना एक बात थी, लेकिन अब जिस तरह से उसे हटाया जा रहा है या कहें कि हटाना पड़ रहा है, उसने संक्रमण को लेकर देश के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इनका जवाब सरकार को पारदर्शी रूप से देना चाहिए, क्योंकि भ्रम का नतीजा हमने अमेरिका और यूरोप में देख लिया है। अपनी बात पूरी करते हुए हम आपको अब तक हुए टेस्ट का कुल आंकड़ा बता देते हैं, 16,73,688। इन सारी बातों को मथिएगा।
अब बात करेंगे 12 मई से शुरू होने वाली पैसेंजर ट्रेनों की। 10 मई की शाम ये खबर आई कि रेलवे एक बार फिर 15 रूट्स पर पैसेंजर ट्रेनों को चलाना शुरू करेगा। ये मजदूरों के लिए चल रही श्रमिक स्पेशल के अलावा होंगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलने वाली ये 15 जोड़ी ट्रेन देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचेंगी। मतलब 15 दूनी 30 ट्रेनें कहां कहां जाएंगी? डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी। शुरू में ही यह भी पता चला कि सभी ट्रेनों में सिर्फ एसी कोच होंगे और किराया राजधानी ट्रेनों के किराए के बराबर होगा। आज यानी 11 मई की शाम 4 बजे से इन ट्रेनों के लिए बुकिंग भी शुरू हो गई। लॉकडाउन में चल रही इन ट्रेनों में खास क्या है? बुकिंग सिर्फ IRCTC की वेबसाइट यानी कि irctc.co.in या IRCTC के ऐप से हो रही है। इसलिए काउंटर टिकट या एजेंट के जरिए टिकट बुक कराने के रास्ते बंद हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर पर मत पहुंच जाइएगा। प्लेटफॉर्म टिकट भी नहीं दिए जा रहे हैं। तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट भी नहीं मिलेंगे। किराया ज्यादा है ताकि जिन्हें जरूरत हो बस वही जाएं और भीड़ ना हो जाए। स्टेशन में एंट्री सिर्फ उन्हें मिल सकेगी जिनके पास वैध और कंफर्म टिकट होगा। बाकी ट्रेन में रेलवे की तरफ से कंबल, तौलिया और चद्दर न देने की बात भी कही गई है। हाँ, रेलवे की तरफ से स्टेशन और कोच के अंदर हैंड सैनिटाइजर जरूर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन ट्रेनों में यात्रियों को पेंट्री से खाना भी नहीं दिया जाएगा। कैटरिंग स्टाफ से बिस्किट और पहले से तैयार स्नैक्स दे सकेगा, वैसे ही जैसे एरोप्लेन में मिलते हैं। लेकिन ऐलान के साथ साथ कुछ कंफ्यूजन भी सामने आ गए। अव्वल तो किराए को लेकर कंफ्यूजन था। टिकट बुक होने के पहले तक लोगों को यह नहीं पता था कि पैसे कितने देने हैं। फिर समस्या स्टॉपेज को लेकर आई। शुरू में तो ये कहा गया कि कुछ ही स्टॉपेज होंगे, पर ये कौन से होंगे ये नहीं बताया गया। हालांकि बाद में रेलवे ने पूरी लिस्ट ही अपडेट करके ये शिकायत खत्म कर दी। ऐसा ही कंफ्यूजन ट्रेनों की टाइमिंग को लेकर था। सवाल पूछे जा रहे थे कि क्या पुरानी टाइमिंग पर ट्रेन चलेंगी? ऐसा तो नहीं होगा कि अचानक 2 ट्रेनों का समय साथ साथ हो जाए और स्टेशन पर भीड़ बढ़ जाए। इन सबको भी रेलवे ने टाइमिंग की लिस्ट जारी करके बता दिया, क्लैरिफाई कर दिया। सवाल ये भी थे कि जिनके खुद के साधन नहीं है वो रेलवे स्टेशन तक कैसे जाएंगे, क्योंकि कैब जैसी सुविधाएं हर क्षेत्र के लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती। बुकिंग शुरू हो गई पर IRCTC की वेबसाइट ठप हो गई। वेबसाइट खुली नहीं रही थी और ना ही उस पर डेटा अपलोड हो रहा था, जिसके चलते टिकट ही नहीं बन रहे थे। रेलवे की तरफ से कहा गया कि स्पेशल ट्रेनों से जुड़ा डेटा IRCTC की वेबसाइट में फीड किया जा रहा था, जिसके चलते टिकट बुकिंग वाली सर्विस में खलल आ गया। आखिरी अपडेट ये आया कि शाम 6 बजे से टिकट बुकिंग फिर शुरू हुई और दिक्कत नहीं आएगी ये दावा किया गया। हालांकि इस दौरान IRCTC का मोबाइल ऐप काम करता रहा। फिलहाल के लिए गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के साथ मंगलवार से यात्राएं शुरू हो रही हैं। यात्रियों को 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा, आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना होगा। दावा है कि बेहतर स्क्रीनिंग होगी। जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण नहीं मिलेंगे उन्हें ही यात्रा करने दी जाएगी। यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इन सब के बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में भी 1200 की जगह अब 1500 लोगों को ले जाने और मिडिल बर्थ का इस्तेमाल करने की बात भी आई है। इन तमाम नए अपडेट्स के बाद डर के साथ ये सवाल भी उठने लगे हैं कि ऐसे समय में जब हजारों में हर दिन केस आ रहे हैं, ट्रेन में ऐसी भीड़ बढ़ाने का फैसला कहीं एकदम उल्टा ना पड़ जाए। रुखसती का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले बात करेंगे मंटो की, सआदत हसन मंटो। आज उनके मुताबिक उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना हुई थी, उनका जन्म। उनके मुताबिक तो हुआ ये भी कि सआदत हसन मर गया और मंटो का नाम जिंदा रहा। मंटो को हम याद रखते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे पर सबसे बेहतरीन लिखने वालों में से एक लेखक के तौर पर यह उनकी पहचान का बहुत छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने प्रेम के बारे में भी लिखा, सिनेमा के बारे में भी, कुल जमा जिंदगी के बारे में। आपको मंटो की बातों के साथ छोड़ते हैं, जो कहते थे कि हमारा समाज एक औरत को कोठा चलाने की इजाज़त तो देता है लेकिन तांगा चलाने की नहीं। या उनका ये कहना याद करिए कि अगर आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये ज़माना नाकाबिले बर्दाश्त है। कोरोना का समय है, घर में रहने पर जोर है। सड़क के हाल देखो तो लगता है कि मंटो ने अपने चश्मे से भविष्य पहले ही देख लिया था और लिख गए थे कि मैं उस समाज में रहता हूँ जहाँ बड़े घरों में छोटे लोग रहते हैं और छोटे घरों में बड़े लोग। शुभ रात्रि।